बुलंद करके इस व्याख्यान कार्यक्रम का उद्घाटन करें। जैसा कि रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर डॉक्टर प्रदीप राव सर ने बताया कि आज हमारे बीच में एक एमिनेंट स्पीकर हैं आप लोगों के लिए। और पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो हमने बताया था द ड्रग्स, किसी भी पैथी की पहचान उसकी मेडिसिन होती है। उन मेडिसिन की गुणवत्ता, उन मेडिसिन को कैसे विकास करना है, उनको कैसे प्रयोग में लाना है और अपने सिद्धांतों पर रहते हुए कैसे उनको वर्तमान समय में उनको उपयोग में लाना है। ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है। तो हमारे समक्ष डॉक्टर जीएन सिंह सर हैं। मैं और वो आपको अपना अनुभव हम उनके साथ शेयर करेंगे। मैं रेस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करता हूँ कि सर को हम को सम्मानित करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से अनुरोध करता हूँ, सर अपने आशीर्वचन को बच्चों, हमारे नए बच्चों को देने के लिए कृपा करें सर। भगवान गोरखनाथ पीठ के इस महानतम संस्थान में उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके परिवार का आभार। और आप बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस महान संस्थान में पढ़ने की इच्छा और आपके माता पिता गुरुजनों ने आपको यहाँ भेजा है। हम सारे लोगों को अपना प्रणाम भेजते हैं आपके माध्यम से, और केवल ये चीज़ कहना चाहते हैं कि बदलते हुए भारत में, उगते हुए उत्तर प्रदेश में आपका आगमन ऐसे महान संस्थान में हुआ है जिसकी परिकल्पना हम लोग विगत कई सालों से कर रहे थे। हमारे भाई प्रदीप जी, जिनका अथक परिश्रम था, वो चाहते थे कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जो शिक्षा के क्षेत्र में, आचरण के क्षेत्र में और सर्विस देने के क्षेत्र में एक महानतम संस्थान के रूप में उभरे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें बताया गया कि इस काउंसलिंग में आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय को अपना प्रथम चॉइस दिया है। इसके लिए पुनः हम आपके परिवार को, आपके स्वजनों को बधाई देते हैं। हमें बड़ी अपार खुशी हो रही है कि आधा जब हम इधर देखते हैं, आधा इधर देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे माननीय योगी जी की कल्पना है
कि नारी शक्ति को विशेष दर्जा दिया जाए, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाए। तो आज हमें बड़ी ही प्रसन्नता और आत्मबोध हो रहा है कि हमारी बच्चियां इतनी बड़ी संख्या में आयुर्वेद में प्रवेश ली हैं। हम उनको बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनके गार्जियंस को बधाई देते हैं। प्रिंसिपल साहब जो हमारे हैं, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ जब आप लोगों की धन्वंतरी जी की जब गुरु और शिष्य परंपरा के बारे में एक अच्छा कदम उठाया गया। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए एक अनुकरणीय व्यवस्था की स्थापना हुई है। प्रिंसिपल साहब आपको और आपके पूरे जो अध्यापक गण हैं उनको हम बधाई देते हैं और हम ये चाहेंगे कि इस परंपरा को आने वाले समय में भी आप आगे बढ़ाएं। अभी हमारी आपके गुरुजनों से बात हो रही थी तो हमने उनसे आग्रह किया कि जो 2021 में हम 21-22 के बैच के लोग सीनियर आपके हैं वो आपके मेंटर हो जाए। हम ये चाहेंगे, अपने रजिस्ट्रार साहब से निवेदन करेंगे कि जब भी क्लास चलती है तो उनमें से हर 5-5 बच्चों की टोली बनाई जाए। जो भी क्लास उन्होंने पीछे पढ़ा है उसको आके पढ़ाएं। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो खुद वो अपने ज्ञान का पुनः और गहराई से विचार करके उनकी परिपक्वता बढ़ेगी, साथ साथ आप लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि अगले साल आपको भी पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय बहुत ही एक आदर्श विश्वविद्यालय होने जा रहा है। माननीय योगी जी से कल हमारी शाम को काफ़ी इस पर विस्तृत चर्चा हुई। वो चाहते हैं कि यहाँ का छात्र जब यहाँ से पढ़ के निकले तो केवल उत्तर प्रदेश, भारत में ही अपनी सेवाएं न दें, बल्कि पूरे विश्व में आयुर्वेद का जो परचम है उसको फहरा पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ। हमें पूरा भरोसा है, जो आपके अंदर हम ऊर्जा देख रहे हैं, जो आपके अंदर क्षमता देख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप उनकी जो स्वप्न है, जो उनकी सोच है, उसको आप सही साबित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बताने में हमें हर्ष हो रहा है कि 21वीं शताब्दी जो है वो भारत की होने जा रही है। उसमें आयुष एक महानतम योगदान देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी से इस पे वार्तालाप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी जब हमारी स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, विश्व में जब विश्व गुरु बनने की स्थिति में अपने को रखे, तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा और मजबूत जो कड़ी होगी वो आयुष होगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमें काफ़ी काम करने का भगवान ने सौभाग्य दी। जब हम 77 में फार्मेसी पढ़ने गए तो हमें लगता था कि फार्मेसी जो एजुकेशन है वो बहुत ही पीछे की एजुकेशन है। हम इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन भी लिया, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, वो सबसे अच्छा वो विषय है जिसमें सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा विस्तार और संभावनाएं हैं। वो चूँकि टीचर थे, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, तुम फार्मेसी पढ़ो। जब हमने फार्मेसी पढ़ा तो उस समय लगता था कि क्या हम गलती तो नहीं कर बैठे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद हमने अपने जीवन, जब हम रिटायर हो रहे थे तो हमारे जो साथीगण थे उन्होंने एक फिल्म बनाई कि जीवन के बारे में, क्योंकि हम यही जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा, हम आजमगढ़ के बड़े एक छोटे गांव से पढ़ लिख के पाठशाला से निकले थे और उस समय हम लोग पटरी और टाट पे पढ़े, लेकिन कभी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे विश्व के किसी कोने में गए, हम लोगों के अंदर ये आत्मबोध था, अपने में विश्वास था कि नहीं, गुरुजनों ने जो हमारी पढ़ाई लिखाई कराई है, जो हमारे माता पिता ने हमें ज्ञान दिया है, गुरुजनों ने जो शिक्षा दी हुई है, जो संस्कार दिया हुआ है, एक न एक दिन हमें जरूर अच्छी जगह पहुंचाएगा। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज फार्मेसी के क्षेत्र में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ड्स जाने जाते हैं। और
दुनिया में करीब करीब 194 देश जो सबसे सशक्त है, जो हमें आपको घुसने में हिचकिच, उनके अगर आप बॉर्डर में जाएं तो इतनी जांचें होती हैं, जब उनके एयरपोर्ट पे आप उतरिए तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के एक एक अंग को वो जांच करते हैं कि कोई ऐसा तो सामान लेके नहीं चले जाएंगे, चाहे वो मतलब हमारे पास आर्म्स की बात हो, छोटी पिन की बात हो, बैक्टीरिया की बात हो, खान पान की चीज़ हो, हर चीज़ वो बड़ी गहराई से निगरानी करते हैं। लेकिन ऐसे मुल्क में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, आसपास के जितने मुल्क हैं, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि उनकी 40% दवाइयाँ भारत की बनी हुई हैं, और हर व्यक्ति हमारी दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी कम दाम के आधार पर हम उनकी मार्केट में सरवाइव करते हैं। जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भारत की बनी हुई दवाइयों का वहाँ उपयोग होता है। हमें पूरा भरोसा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जो हमारी धर्ममंत्री जी की दी हुई मूल धरोहर, जो भारत की एक ताकत किसी जमाने में थी, जिसको किन्हीं कारणों से हम लोगों ने गुलामी के बाद खो दिया है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले तो ठीक कर देती हैं, लेकिन बाद में उनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो आज भारत को स्वस्थ नागरिकों की एक टोली बनानी है, क्योंकि जब 21वीं शताब्दी में हम पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैलाने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐसा लक्ष्य है कि जो बृहद भारत की परिकल्पना है, आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में ये सफल होने जा रहा है। अभी हम भारत के हमारे कई भाग कट गए हैं, आप देखते होंगे नक्शे में, कहीं पुरानी प्राचीन भारत का देखिए, बृहद भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ हुई, कुछ अपने में मतभेद रहे, जिसके कारण हम टूट गए हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि पुनः जो टूटी हुई परंपराएं थी, टूटी हुई हमारी जो देश की सीमाएं थी, उन्हें पुनः प्राप्त करने का अवसर आने वाला है। और आएगा कैसे? ये नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं आएगा, प्रेम से आएगा, सौहार्द से आएगा और अच्छे कर्मों से आता है। अब लड़ाई का युग नहीं रहा। अब कोई अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे आक्रमण करना चाहे कि हम जीत लेंगे, तो वो असंभव चीज हो गई है। हर व्यक्ति आज संपन्न है। आज देखिए लड़ाई रूस की चल रही है, कहाँ पर मतलब छोटा मुल्क जो है वो उसके सामने अड़ा हुआ है। ये नहीं कि उसको खत्म कर सकते हैं। कोई छोटा मुल्क या बड़ा मुल्क किसी को 1 इंच जमीन हड़पने की स्थिति में नहीं है। आज कैसे हम बड़ा बन सकते हैं? जब हमारी अच्छी सेवाएं देंगे, जब हम अच्छे संस्कार देंगे, जब हम अच्छी अपनी सेवाएं देंगे। और उसका सबसे बड़ा माध्यम जो हमें लगता है भारत के लिए, वो ज्ञान का है। और ज्ञान में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका सबसे बड़ा माध्यम जो हमें लगता है वो आयुर्वेद होने जा रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये परिकल्पना की है, इस संस्थान को स्थापित करके, ठीक है, हम आने वाले समय में जो बृहद भारत संस्कार के आधार पर बनने जा रहा है, जो अन्य देशों को मिलाने की हमारी इच्छा है, हर हिंदुस्तानी की ये इच्छा है कि हम बृहद भारत को देखें। हमें पूरा भरोसा है कि जब आप लोग पढ़ के निकलेंगे, अच्छी सेवाएं देंगे, लोगों को रोग मुक्त करेंगे, उनकी लंबी जीवन की रास्ता दिखाने के लिए आप तत्पर होंगे, तब हम लोग एक सशक्त और बड़े भारत को देख पाएंगे। और जब हमारी बच्चियां जब निकल पड़ती हैं तो कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। हमें आज अपार खुशी हो रही है कि जब हम इस हाल में देख रहे हैं कि आज ही बच्चियां हैं। राव जी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में ये लोग एडमिशन लेंगे। और एक चीज़ और है कि जब भी हम अब देखते हैं कि जहाँ पर अभी AKTU का दीक्षांत समारोह हो रहा था, तो उसमें जितने टॉपर थी, करीब 60% टॉपर्स हमारी बच्चियाँ थी। इसी तरह से अभी परसों BBDU की जो दीक्षांत समारोह हो रहा था,
हमारी माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ आई हुई थी, वहाँ भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिला है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये जो बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, मतलब दो शक्तियाँ, हाँ, ऐसा हमारा कोई परिकल्पना नहीं है। देखिए आधी चीज़ जो हमने छोड़ चुके थे, जो कमज़ोर हो गई थी, जब वो शक्ति साथ साथ जुड़ेगी तब हम बृहद भारत की कल्पना कर सकते हैं, तब समाज मजबूत होगा, हमारे संस्कारित चीज़ें होंगी, हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो विश्व में राज्य करेंगी। हम और बताना चाहते हैं, आप कोविड में देखे होंगे कि जब पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था कि क्या होगा, ये वायरस अननोन है, ये ऐसा दुश्मन है जिसको न किसी ने देखा है, न समझा है, न कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, किसी को जानकारी नहीं थी। तब भारत के लोगों ने तय किया कि हम 140 करोड़ जनता की कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसमें भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने वैक्सीन में सबसे अग्रणी कदम उठाया। जब सारा विश्व करा रहा था तब आप हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन देंगे, दवा देंगे और खाना देंगे। ये पहली बार हम अपने जीवन में देखे हैं कि इतने बड़े स्तर पे, और उसमें आयुष का विशेष तौर से सबसे ज़्यादा जिसका योगदान था वो आयुष का था। आयुष को लोग सोचते थे कि अरे ये तो ऐसे ही है। हम एक चीज़ और बता दें कि जब हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया थे, हम आपके आयुष के भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया थे, तो जब भी मंत्री जी या सेक्रेटरी साहब कहते थे कि भाई जीएन सिंह आप हमारे विभाग को नहीं देखते हैं, तो हम कहते थे कि आपके विभाग में देखने के लिए क्या है, क्यों हमारा समय आप बर्बाद कराना चाहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे विद्वान हुए, एक डॉक्टर हमारे CDRI के डॉक्टर नित्यानंद जी का नाम सुने होंगे, उनकी उम्र 98 ईयर्स है। उन्होंने कहा कि नहीं जीएन सिंह, दवा में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, भारत को मजबूत करना चाहते हो, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे हम आयुष और हर्ब बेस्ड प्रोडक्ट्स को एक नई दिशा दी जाए। हम लोगों केवल ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स होंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या चीज़ है। उसमें केवल 2 तरह की दवाइयाँ थी, एक सिंथेटिक थी, दूसरी बायोलॉजिक्स थी। फिर तीसरी दवा हम लोगों ने 2017 में ऐड की, वो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। तो आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं। योग का आप देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए। बदलते हुए भारत में हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें आज मौका मिले कि नहीं क्या पढ़ाई करेंगे, तो हम हमेशा आयुर्वेद को चूज़ करेंगे, न कि किसी और। हम MBBS करना नहीं पसंद करेंगे, हम आयुष में आना चाहेंगे, जिसका आने वाले समय में महानतम भविष्य दिख रहा है। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व की निगाहें आज भारत की तरफ हैं, आयुष की तरफ हैं। जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोगों के साथ हम मीटिंग करते थे, तो लोग यही कहते थे कि नहीं साहब, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आयुर्वेदिक दवाइयों का है, और उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके साथ हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में काम करते थे। जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मीटिंग होती थी, वो लोग यही चाहते थे कि भारत जो है वो हर्बल ड्रग्स की मोनोग्राफ बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए। हम लोगों ने बनाया, और आज उसकी ये परिणाम हुआ कि स्विट्जरलैंड जो बड़ा ही मजबूत मुल्क है, उसने आयुर्वेद को एक ऑफिशियल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट स्वीकार किया। ये बड़ी गौरव की बात है। ये सारा चीज़ क्यों हो गया? जब आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, तब आप उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। हमारा ये आपसे निवेदन है कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, और आप झोला छाप डॉक्टर मत बनिएगा, झोला छाप वैद्य मत बनिएगा। आप ये कोशिश करिए कि कैसे हम भारत के सबसे अच्छे डॉक्टरों में हों, जनता की सेवा करने के लिए कैसे तैयार रहें, हर रोग का विकल्प देने की स्थिति में आप आएँ, अच्छी दवाइयाँ देने के पहले तो डायग्नोसिस करने की अपनी क्षमता डेवलप करें, दवाइयों की गुणवत्ता बढ़ाएं और लोगों की सेवा भाव रखें। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप लोग भारत में उत्तर प्रदेश के चमकते हुए सितारे के रूप में आएंगे। और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि आयुर्वेद को, आयुष को एक नई दिशा देने की, उसमें आप भागीदारी बनेंगे।
हम लोग तो हो सकता है कि भाई अभी काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, 10-5 साल के बाद क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी, लेकिन आप लोग भविष्य हैं। हमारा यही आग्रह है कि आपके माता पिता, आपके गुरुजनों ने इस महान संस्थान में आपको भेजा है, जहाँ ये हर सुख सुविधा आपके साथ उपलब्ध है। माननीय योगी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब से कहा है कि भारत की जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, संस्थान हैं, आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। अभी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लखनऊ में हमारी NBRI है, CMAP है, CDRI है, ITRC है, नाइपर हैं, उनका धीरे धीरे करके 50 का बैच बना के 2 टिप आप भेजिए। इनको देखने में आनंद आएगा कि भारत है क्या उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी बना रहे हैं। और अंतिम चीज हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में माननीय योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को दवाइयों का, वो मॉडर्न मेडिसिन, आयुष से संबंधित हम हब बनाएंगे। और आने वाले समय में जहां भारत उत्तर प्रदेश कहीं नहीं स्टैंड करता है, आपको बता के हमें खुशी हो रही है कि हम लोग का ये लक्ष्य है कि पूरी भारत में और विश्व के हर कोने में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मॉडर्न मेडिसिन उत्तर प्रदेश की बनी हुई जाए। उसके लिए बड़ा ही संकल्पित कार्य चल रहा है। माननीय योगी जी के उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो शताब्दी है वो उत्तर प्रदेश की होगी। एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी जो GIS 23 हुआ था, हम लोग ये ऐसा सोचते थे कि 10 लाख करोड़ रुपया मिलना मुश्किल होगा। जब पहली मीटिंग होती थी तो लोग सोचते थे कि ये ऐसे ही लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी क्योंकि हम उसमें प्रतिभागी रहे हैं। हम विदेश भी गए, जो टीम हमारी गई थी, हम यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किए और आज 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हर जिले में आपके पास उद्योग होंगे, आपके पास रोजगार होंगे, लेकिन रोजगार नौकरी वाला मत करिए। रोजगार ये युग है कि आप रोजगार देने वाला बनिए, अपना काम करिए, नहीं तो वैसे ही छोटे मोटे रह जाइएगा, अपना छोटी मोटी चीज बस सोचिए। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड को कैसे हम भारत का हिस्सा बनाएंगे। हिस्सा कोई जरूरी नहीं कि जियोग्राफिकल बना लिया जाए। अरे पूरी पूंजी उनकी लाइए यहाँ, जैसे हमें लूट के ले गए उनका सब वापस ला दीजिए, और उसी कागार पे खड़े हैं। हम इंग्लैंड पढ़ के देख चुके हैं। हम इंग्लैंड 1 साल मैनेजमेंट करने गए थे 96-97 में, तब का हमने देखा है कि इंग्लैंड क्या था। आज देखिए शासक वहाँ आपके देश का है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पूरे विश्व की जो चीज़ें हैं वो अब भारत में लौट के वापस आएंगी। जो किसी ज़माने में GDP पूरे विश्व का हमारा 35% भारत का था, आज वो 2% रह चुका है। पुनः हमें 35% पे ले जाने की समय आ गया है। माननीय योगी जी इस पे और योगी जी दोनों मिलके इस पे कार्य कर रहे हैं, और कार्य इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे प्रतिभाशाली जो नौजवान हैं, नकल फकल का जमाना चला गया। अब नकल करिए जेल जाइए, गलत काम करिए सीधा जेल जाइए या ऊपर चले जाइए, ऐसा ऐसा माननीय योगी जी किसी से कोई, देखिए हम लोग इतना है, ये कभी कभी हमारे यहाँ पूछते हैं कि आपका क्या लाभ है। कोई अब लाभ हानि की बात नहीं है, केवल हर व्यक्ति देश के लिए देखने लगा है, प्रदेश के लिए देखने लगा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपके परिवार, आपके स्वजनों को बधाई देते हैं। आपसे बार बार हम मिलते रहेंगे, और आयुष के क्षेत्र में हम प्रदीप राव जी से, प्रिंसिपल साहब से ये निवेदन करेंगे, और अध्यापक वृंद जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि जब भी जरूरत हो आप लोग आए, लखनऊ में आए, देश के किसी कोने में जाएं। और इसीलिए हम अभी आसाम में एक चिंतन बैठक होने जा रही है आयुष की, तो हमने आयुष को चूज किया। भारत सरकार ने एक चिंतन बैठक करने जा रही है कि आयुष को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उनके सचिव और मंत्री जी ने कहा कि नहीं, GNC को भी बुला लिया जाए। हमें उम्मीद है कि हम 27-28 को आसाम में एक बहुत बड़ा हम लोग की चिंतन बैठक होने जा रही है। हम आपके बारे में वहाँ बताएंगे कि कैसे माननीय योगी जी की देख रेख में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक अद्भुत काम करने जा रही हैं। आप लोग अभी से पेपर लिखना शुरू कर दीजिए, आर्टिकल लिखना शुरू कर दीजिए, अपना ग्रुप बना के 10 लोग साथ साथ हो जाइए। सोचिए कैसे हम लोग किसी विषय पे लिखिए, स्वास्थ्य के किसी विषय पे लिखना, पहले लिखने में लगता है कि नहीं दिक्कत हो रही है,
जब एक बार शुरुआत करिएगा तो 2-3 आर्टिकल लिखने के बाद लगेगा कि हमसे अच्छा तो कोई लिखता नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए हम गांव के एकदम ठेठ गांव के पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ नहीं, खड़ी भाषा बोलने में नहीं आता था। अभी वो हम फिल्म में दिखाएंगे कैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब हमारे पिताजी ने भेज दिया, हम बिल्कुल भोजपुरी भाषित मतलब जगह के थे। पहले खड़ी हिंदी सीखे, फिर अंग्रेजी सीखे, फिर जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे एक अलग समस्या थी। वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हम अपने प्रिंसिपल साहब से निवेदन करेंगे, आधे घंटे की है और पहली बार हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिए और सुझाव दीजिए, और अगर इससे कुछ प्रेरणा मिले तो आप जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। यानी होनहार बच्चों की प्रतिभा विलक्षण होती है, खून के पान पाले में पहचाने जाती है। विलक्षण बुद्धि, बुलंद हौसला के साथ दृढ़ लगन का परिचय है डॉक्टर जी.एन. सिंह। जी हाँ, आपने ठीक सुना। छोटे से गांव में टाट लेकर स्कूल जाने वाले जी.एन. सिंह आज देश की महान इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर। जीवन के हर पड़ाव पर बहादुरी, लगन और दृढ़ निश्चय से कर्मठतापूर्वक पार करके मंजिल की ओर अग्रसर रहे डॉक्टर जी.एन. सिंह। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले में हुआ। बचपन से पढ़ाई का शौकीन, सुबह से शाम तक पाठशाला में पढ़ाई करते, और यदि लगता कि अव्वल आने के लिए मेहनत पूरी नहीं हुई तो रात में गुरु जी के पास टाट और लाठी लेकर पहुंच जाते। घर का वातावरण भी अनुकूल था, क्योंकि इनके पिता भी शिक्षक थे। उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुए जिले में हमारा जन्म हुआ। हम गांव के एक पाठशाला से पढ़े और पाठशाला में उस जमाने में पढ़ना, जब 69 का समय था, थोड़ा कठिन था। हम लोग 4 लेके जाते थे, सब लेके जाते थे, वहाँ से पढ़ाई शुरू की। लेकिन हम अपने आप को थोड़ा अधिशाली समझते थे कि उस समय में जो शिक्षक लोग थे, जो हमारे आसपास का वातावरण था, वो बड़ा निर्मल था। जो शिष्य और गुरु की परंपरा थी वो अद्भुत थी। उस समय हमें याद है कि सुबह उठते थे, उठ के अपने पाठशाला में चले जाते थे, और गुरुजन लोग हमें बैठा के 8 बजे से रात्रि तक पढ़ाते रहते थे। कभी कभी हम लोग को रात्रि पे जाके अपने टाट लेके जाना पड़ता था, पट्टी लेके जाना पड़ता था, लाठी लेके जाना पड़ता था, और वहाँ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती थी, और साथ साथ हमारे गुरुजन भी हमारे साथ रहते थे। ऐसा माहौल रहता था जैसे कि घर का। प्राइमरी की शिक्षा के बाद जी.एन. सिंह पिता के पास चले गए और 10वीं तक उनके पास ही रहे। हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेकर जी.एन. सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए चल पड़े। दादाजी के कड़े नियम, सुबह सुबह जाकर 80 घाट स्नान करना और फिर पढ़ाई में लग जाना, वहां उनकी दिनचर्या बन गई। अध्यापक के बच्चे को एक माहौल मिला। पढ़ने के बाद जब हमने पास की तो हमने बहुत अच्छे नंबर से पास किया। हमारे पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हम जैसे कोई और अच्छे विद्यार्थी, तो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने हमें काफी हिंदी विश्वविद्यालय और वहाँ पे सेंट्रल हिंदी स्कूल एक होता था। जब हम गाँव से वहाँ पे गए तो हमें बड़ा ही अद्भुत था। जब हमारे ग्रैंडफादर काफी बात करते थे, उनके साथ हमें रहने का सौभाग्य मिला। तो वो जब हमें सुबह एक
अपना नित्य काम से निवृत्त होने के बाद तुरंत गंगा के स्नान इसके बाद हमारे साथ हमारे वो भी करते फिर हम लोग पढ़ाई में लगते हैं। शरारत के नाम पर ने कभी मस्ती नहीं, पेड़ों पर चढ़ना, ऊपर से कूद जाना, यानी दिन पानी की पाउडर पर छलांग लगाना ही मस्ती का सबब था। फैशन के नाम पर एक बार हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की, उस पर दादाजी की मीठी झटकी ने उनके हौसले पस्त कर दिए। हर बच्चे के अंदर एक ख्वाहिश होती है थोड़ा अच्छा दिखे, बाल हम लोग भी लगा हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो कहते थे कि नहीं अभी ये पढ़ने का वक्त है, बाल काटने का या मौज मस्ती का समय नहीं है, उस समय हमें खराब लगता था यानी कि क्या है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक प्रख्यात विश्वविद्यालय है, वहां पढ़ने का मतलब संपूर्ण अनुशासन, तो फिर क्लास बंद करने का तो कारण खोजने से भी नहीं मिलता। ऊपर से दादाजी का कड़ा अनुशासन, लेकिन क्लास करने की एक आध कोशिश के बाद DL सिंह ने इसका इरादा सदा के लिए छोड़ दिया। दृढ़ निश्चय किया कि कर्म और सुविचार से पढ़ाई की जाए। करत करत अभ्यास में जड़मति बोध सुजा, रसली आवत जात पर सिल पर परत निशान। हिंदी भाषा होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू में DL सिंह को अकेला कर दिया। इंग्लिश बोल पाना उनके लिए मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, DL सिंह ने इसे चरितार्थ किया और 3 महीनों में ही अपनी इंग्लिश सुधार ली। और जब टेस्ट हुए और मिड टर्म असेसमेंट हुई तो उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट निकली। अतः जो लोग एक बार ऊपर समझते थे वो भी दोस्त हो गए। पहली बार गाँव से गए थे तो हम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते थे, क्योंकि हम दो ही के लोग थे जो कि एकदम हिंदी भाषी प्रदेश में अंग्रेजी का नाम थे। तो वहाँ जब गए तो जो वहाँ के लोग थे वो कमेटी सुनते थे, वो लोग बाल बड़े बड़े रखे रहते थे, हम लोग गाँव के आदमी गए तो उसमें हम लोग अपने को भिन्न पाते तो सोचते थे कहाँ लेकिन हमने सोचा कि नहीं इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, तो हमने विशेष तौर से सोचा कि हमने कहा कि अंग्रेजी कमजोर नहीं थी, हाई स्कूल में इंग्लिश में डिस्टिंक्शन प्राप्त करके हमने से तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि हम बोल ना पाते हो लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोगों ने किया कि भाई मैथ साइंस तो सबके लिए बराबर है, तो हमने 3-4 महीने मेहनत की। 3-4 महीने के बाद जब टेस्ट होने लगे, जब मिड टर्म असेसमेंट होने लगा तो धीरे धीरे हम लोग की परफॉर्मेंस लोगों से आगे बढ़ने लगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक अच्छी बात यह मिली कि वहाँ का वातावरण कॉम्पिटिटिव और नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव था। DL सिंह का मन था कि इंजीनियरिंग में जाए, उन्हें मैकेनिकल मिल गई, लेकिन परिवार और रिश्तेदार चाहते थे कि सिविल में एडमिशन ली जाए। पिता के एक पुत्र की सलाह पर फार्मेसी में दाखिला ले लिया। इच्छा ये रही कि MNC में काम करने का मौका मिलेगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये था कि भाई हम इंजीनियरिंग में सिविल में था। एक बार हमने एडमिशन लिया, लेकिन उस समय हमने मैकेनिकल में कहा था, तो लोगों ने कहा कि मैकेनिकल तो कोई इंजीनियरिंग नहीं होती, तो हमारे ऐसे काम के बैकग्राउंड से सिविल में जाना। फिर हमारे पिताजी से किसी ने कहा कि नहीं, अगर आप अपने लड़के को फार्मेसी में दीजिए, तो उस समय दवाइयों के कारखाने थे वो मल्टीनेशनल थे, तो उनको ये था कि वो मल्टीनेशनल बहुत अच्छा पैकेज देती है, कंडीशन में काम करने का मौका मिलेगा। तो पिताजी ने हमें राय दी कि नहीं आप तुम फार्मेसी की चले जाओ, तो हमने तुरंत सब छोड़कर फार्मेसी की चले गए। फार्मेसी की ट्रेनिंग के दौरान ITBL पब्लिक सेक्टर में पेशिंग की फैसिलिटी अच्छी लगी। वहीं से एक मोटिवेशन हुआ और धारणा बनी कि अगर अफोर्डेबल प्राइस में देश की जनता को दवाइयां उपलब्ध करवा पाए तो उन्हें खुशी भी होगी और देश तंदुरुस्त और ऊर्जावान, जिससे भारत उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। B फार्मा और M फार्मा करने के बाद ये पूल ऑफिसर बने।
और उन्होंने ITP ज्वाइन किया। यहाँ से उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। कॉलेज से पढ़ने के बाद हमें एक बार ट्रेनिंग में इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स जो था ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में देख के जो वहाँ टेक्नोलॉजी हमें बड़ा एक इंटरेस्ट कि नहीं, अगर हम अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस पे दे पाएंगे, कुछ उससे हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारे वहाँ से एक मन में धारणा बनी, एक लगाव बना। और आपको ये खुशी होगी कि जब पढ़ाई खत्म करने के बाद जब हमने B.Pharm किया, M.Pharm किया, PhD जब IIT PhD से किए, तो हम फुल ऑफिसर बने और हम IDPL प्रोग्राम, वही जो प्रेरणा हमने ट्रेनिंग में मिली थी IDPL में आए और वहाँ से फिर हमारी प्रोफेसर करने चालू हो गया। 24-25 वर्ष के होते होते उनके पैर में से 2-3 लोगों की शादी हो गई, तो उन्हें लगने लगा उनकी भी शादी हो जानी चाहिए। PIC का काम है बच्चों के उदाहरण बनते हैं। इस 24-25 की उम्र के आसपास जब 24 साल के हो गए, हमारे जो करीब 25 का हमारा उसमें 2-3 लोगों की शादी हो गई, तो हम गाँव के बैकग्राउंड थे, तो हमें लगा कि अगर शादी 25 में नहीं होगी तो हमारी शादी साल में ही जब हम नियम पालन कर रहे थे, तो हमारी शादी हमारे गांव के पास की हमारे बिरादरी की रहने वाली जो हमारी अर्धांगिनी वो मिली। और इसके बाद हम लोग पढ़ते समय, अब आज का जो हो गया है तो कैसे बात होना चाहिए, हम नियम पालन कर रहे थे तभी हमारी शादी हुई। नियम पालन के बाद जब हम PhD करते तो हमारे बच्चे हो गए और इसके बाद हमें PhD वहाँ से जब गाँव आए तब तक हमारी फैमिली हमारे साथ हुई थी। उनके पिताजी आप जानते थे कि अपना मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में छोटी सी यूनिट लगा, परंतु उनकी इच्छा रही वे जनता की सेवा करें। जब पिताजी को अपनी इच्छा बताई, उन्होंने GNC की बात मान ली और GNC IDPL को कहा। वहाँ उन्हें चेयरमैन डॉक्टर B. राव ने एक चैलेंजिंग जॉब दिया, क्योंकि GNC में PhD किया। अब वे पैरासिटामोल और एंडोमेथेन का कॉम्बिनेशन डेवलप करें और इसके लिए उन्हें 3 महीने पूरी सुविधाओं के बीच जब 3 महीने प्रोजेक्ट पूरा करके IDPL को दिया गया, उन्हें चेयरमैन का टेक्निकल PS बना दिया गया। अब इन्हें R&D, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल भी दे दिया गया। IDPL में जब गए तो हमने फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट रिसर्च डेवलप की, उसको ज्वाइन किया। उस समय हमारे तो एक दवाई बदली जो कि पैरासिटामोल और के साथ एक कॉम्बिनेशन था। उन्होंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाएगा तो बहुत ही जनता जनार्दन के लिए फायदेमंद होगा। वो बनाना बड़ा कठिन चीज थी। उन्होंने हमें बुलाया कि भाई आप कैसे विश्वविद्यालय से नए फार्मासिस्ट पढ़ के आए हैं, PhD का किया, तो आपको हम एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इसको आप कर पाएंगे क्या? और तुम्हें 3 महीने का वक्त देते हैं कि कैसे रजिस्टर पैक दोनों कॉम्बिनेशन जो उससे कुछ मापदंड होते हैं उसके तक तो निरूपित कर पाओगे। हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वही से जो सक्सेस शुरू हो गई। लगा कि नहीं, इस लड़के के अंदर कुछ प्रतिभा है, ये काम कर सकता है। फिर उन्होंने अपना टेक्निकल PS बना दिया हमें, और बनने के बाद फिर उन्होंने R&D दे दी, फिर क्वालिटी एश्योरेंस दे दिया, क्वालिटी कंट्रोल दे दिया। तो हम बड़ी कम उम्र में करीब 15,000 तक का और चैंपियन मैनेजिंग डायरेक्टर का टिकट उन्होंने अपने साथ 15,000 एम्प्लॉइज होने के बावजूद GNC की प्रतिभा के कारण उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। अब जीवन कड़े संघर्ष परंतु खुशी के साथ जीता। हम लोग देखते थे भाई हम सब म्यूजिक करके सुबह चैनल के साथ 8 बजे सुबह के तक पॉडकास्ट करते थे। पहुंचने के बाद सारे ये पेपर्स फाइल को ब्रीफिंग देनी पड़ती थी
गाड़ी में बैठ के थे तो आईडी पर भुगतान जाकर कोई एक एक चीज देना, फिर वहाँ पे जितने प्लांट 5 प्लांट थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टेक्निकल फिर उनको ब्रीफिंग देना और सब समय पर सब बता के वहाँ से निकल जाना। निकलने के बाद फिर शाम को जब वापस जाते थे तो फिर वही वक्त होता था अब आप करते थे और चलते समय फिर उस समय इतनी सुविधाएं थी क्योंकि गाड़ी चलने की गाड़ी में बैठ जाते थे, फिर दिल्ली आते समय कहीं बीच होता है वापस चले जाओ तो हम कहते थे कि एक सब तो कभी हम फर्स्ट क्लास कर लेते थे, कभी मतलब कहीं आस पास दौलत कर लेते थे, फिर वो कमाल के पद से वापस जाते थे तो करीब समझिए कि जाते जाते 10 बज जाता था। उस समय जो लोग देखते थे वो और हमारे सब कर अधिकारी थे, सोचते थे कि कहाँ चलो के साथ जैसे रात को 8-9-10 बजे तक चलता हुआ उस समय टेम्पो से जाना पड़ता था, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं जब बादल से जाकर वहां से जाते थे तो ऐसे नहीं यात्रा की, लेकिन वो लर्निंग जो डिसिप्लिन हमें सीखी वो आज तक हमने किसी से नहीं सीखी, क्योंकि उससे हमें मिनिस्ट्री में जाने का, बड़े वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने का, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उसी समय हम जैसे उस समय टैक्सी के जो साहब थे उनसे मिलने का हमें सौभाग्य मिलता था। इस फैकल्टी के जितने बड़े लोग थे क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर पढ़ाई होती थी, सब लोग चेन्नई वहां जाते थे, हमें जाकर लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता था और वहीं से हमने अद्भुत चीजें सीखी। उसमें एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे उनका सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी, वो एक दिन चेन्नई साहब ने हमारे गाँव से सब लोगों को बुलाया और बुला के पूछा कि भाई ये सिंह को आपको क्या दे सकते हैं, आप बताइए, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज तक थी। तो हमने कहा कि सर अगर आप हमें दे सकते हैं तो हमें हमारी इच्छा थी कि कहीं बाहर से मैनेजमेंट करें। हमने कहा सर आप हमें बाहर से मैनेजमेंट कराएं, तो उसमें पब्लिक सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास ऐसा सिस्टम होता था जिसको नामिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने नामिनेट कर दिया और हमें सौभाग्य मिली यूके से जाके 1 साल का MBA करने का और हम यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ल से MBA और वहीं से हमारा एक कॉन्फिडेंस आया, चीजों को समझने की शक्ति बढ़ी और इसके बाद की जर्नी बहुत ही सुखद रही। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी ज्ञानी है। वे शुरू में चाहती थी कि वैदिक नौकरी करें, लेकिन DN सिंह के प्रोफेशनल करियर को गति मिले, इसलिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से पढ़ा और उनका बच्चों की परवरिश की स्थान दी। आपकी पत्नी आपके लिए बैक सपोर्ट और प्रेरणा बनी रही। तो एक सामाजिक परिवार की उनके जो चाचा थे वो पॉलिटिकल वर्कर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ क्या चीज है, जनसेवा क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं परिवार हमारे पर छोड़ दीजिए, तो हमें यहाँ तक पहुँचाने में जो पूरा श्रेय जाता है वो हमारी पत्नी को जाता है। DN सिंह ने जब CITL ज्वाइन किया तो यह ऑटोनॉमस बॉडी नहीं, DN सिंह स्टाफ के साथ मिलकर काम करने की विश्वास रखते थे। जब से इन्होंने इंस्टीट्यूट का चार्ज किया तो सारे स्टाफ के साथ टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। DN सिंह ने ट्रस्ट करके ट्रस्ट पाया। पहले जब यहाँ CITL में आए, CITL में आके ये मतलब ये इश्यू सब किसी कमरे में बैठे हुए थे, सब काम कर रहे थे, वो जब हमें चार्ज दिए तो इस कमरे से निकल उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिन्हा जाते समय टॉयलेट जाने को कमरा बंद और अगर कमरा बंद करके जाएंगे तो इससे अच्छा कि हम वापस चले जाए, तो क्यों ऐसे तो हमने अगले दिन ने कहा कि भाई आप मतलब ऐसा सब बंद हो या खुली हो तो हर कर्मचारी हम डॉक्टर सिंह हम लोग आपके साथ हैं, आप जितना ट्रस्ट करेंगे हम उसका पूरा ट्रस्ट करेंगे। फिर हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम कोई कागज अपने पास नहीं, कोई ताला चाबी नहीं रखेंगे और आज तक 2002 से लेकर
DN सिंह ने इस इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए ये दौड़ लगाई। जिंदगी का बड़ा चैलेंज सामने था, ज्यादा लोग सरप्लस में चले गए, सिर्फ 21 लोगों के ट्रस्ट के साथ DN सिंह कोशिश में लगे। DN सिंह ने सिपाही की भांति ठान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे। जब देश के लोग एड्स से मर रहे थे और दवाइयां बाहर से आ रही थी, तो DN सिंह ने साइंटिस्ट फर्टिलिटी के साथ बातचीत की और देश की 5 फार्मा कंपनियों को देश हित में अवसर देने की प्रेरणा देकर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप करने को तैयार किया। सबने अपने प्रोप्राइटरी राइट्स को देश को कुर्बान किया और कॉमन स्टैंडर्ड डेवलप किया, जो 3 से 5 साल में तैयार हुआ। जब 2007 में भारत ने एंटी रिट्रोवायरल ड्रग और इंडियन स्टैंडर्ड तैयार किए, तो विश्व की अवस्था को बदलने में DN सिंह के एफर्ट ने एक अहम भूमिका निभाई। सभी लोगों ने इतना ही किया कि भारत को मजबूत बनाना है और स्टैंडर्ड हमारे जो यूनिक, हमें उस समय लोग कहते थे कि आप तो फॉलोअर हैं, कॉपी कर लेते हैं, उसे आपको क्या कॉपी करके आपको क्या छापते हैं, उस मिथ को हमें छोड़ना। जब 2002 में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के जो स्टेटस थे ऑप्टिकल, यहाँ हिंदुस्तान के लोग एड्स से मर रहे थे, दवाइयाँ बड़ी हाई क्लास, तो ये तय हुआ कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स डेवलप किए। तो उसमें 5 कंपनियां जो थी उत्पन्न थी, जिसमें वैक्सीन थी, हेट्रो थी, सिप्ला थी, नार्को थी। इस तरह के 5-6 कंपनियों ने तय किया कि हम लोग कॉमन स्टैंडर्ड्स पर वर्क आउट, और स्टैंडर्ड्स काम करना बड़ा कठिन चीज होती है, क्योंकि उसमें अपने प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं। फिर आह्वान किया गया क्या देश के लिए हम 5 लोग अपनी कमर्शियल काम कर सकते हैं या नहीं। तो वैज्ञानिकों ने तय किया और हमीद साहब प्रविंदर सिंह साहब, ये जितने लोग थे उस समय हम लोग हिंदुस्तान के लिए स्टैंडर्ड करें। वैज्ञानिकों करीब 3 से 5 साल तक लगातार काम किया और उन्होंने जब इसके रिट्रोवायरल ड्रग्स की पहली बार इंडिया ने फोटोग्राफ किया, तो विश्व की व्यवस्था को बदलने में एक अहम भूमिका। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग पर कॉमन मोनोग्राफ विश्व को दिए, जो दुनिया में कहीं नहीं और अपने आप में यूनिक। इससे दवाइयां जेनरिक हो गई, कंपटीशन बढ़ गया और नए मैन्युफैक्चरर्स आ गए। इंडियन फार्मा प्रोग्रेसिव हो गया और हमारी भारतीय दवाइयां ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गई। पूरे सेक्टर में रिकॉग्निशन मिलने लगा। अब मिनिस्ट्री ने सोचा वक्त आ गया इस इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमस बनाने का, और 1 जनवरी 2009 को ऑटोनॉमस बना दिया गया। इसके फाउंडर डायरेक्टर DN सिंह को सेक्रेटरी का साइंटिफिक डायरेक्टर बना दिया गया। DN सिंह हमेशा महत्वाकांक्षी रहे। अब उसकी उड़ान थी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बने। 2 साल बाद जब UPSC में इसके चयन के लिए आवेदन मांगे गए, तो इन्होंने भी आवेदन किया। सबसे सफल कैंडिडेट के चयन में DN सिंह रहे और अब DN सिंह को 2 पदों का कार्यभार संभालना। 21 जनवरी 2012 को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया 2 पद का कार्यभार देखने से DN सिंह इतने बिजी हो जाते थे कि घर वापसी को रात 10-11 बजे तक होती और कई बार आते आते गाड़ी में सो गया। 21 फरवरी 2012 को ट्वेल्थ ज्वाइन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप रहेंगे और सेक्रेटरी का साइंटिफिक डायरेक्टर, जिसमें बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है, तो विभिन्न तौर तरीके होते हैं। तो जब हम 2012 में पहुंचे तो उसमें बड़ी उथल पुथल का समय था। सब लोग सोचते थे कि नहीं, जो रेगुलेशन है वो ठीक से अपने कार्य संपादित नहीं कर पा रहे। तो जब हम गए तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से काम करेंगे तो चीजें जो है बदलती हैं। और हम ज्यादा समय वहाँ देते थे, तो रात को वहाँ 9-10 बज जाता था, तो आधे समय करीब 2 घंटे का समय हम अपनी गाड़ी में पीछे सो जाते थे। 10 बजे सोने वाले आदमी लेकिन जब वहाँ गए तो करीब 10-11 तो 2 घंटा सो के अपना समय व्यतीत करते थे। कठिनाई इसकी रही है कि ये इंस्टीट्यूशन हमारा अपना घर था।
DN सिंह ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के ऑफिस में सारा काम सुचारू और ऑनलाइन कर दिया। परपेचुअलिटी ऑफ लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लाए और पीएमओ तथा मिनिस्ट्री की सहायता से देश को लाइसेंस राज से मुक्त करवा दिया। डिपार्टमेंट को ई गवर्नेंस में लिया है, काम पेपरलेस कर दिया और पर्सनल इंटरेक्शन समाप्त कर दिया। 91% काम ऑनलाइन कर दिया। पहले जब बीसीआई बने थे तो वहाँ करीब करीब बहुत ही लोग भूखते थे, जिनका कोई मतलब सर्विस प्रोवाइडर हमें कितना 500-700 आदमी ऐसे भूखते थे, मतलब अननेसेसरी प्रेशर पिकअप करते। जब नई सरकार बनी तो उसका सबसे फोकस एरिया जो था वो सिस्टम, और उसमें कैबिनेट से लेकर कार्यालय का सब उनका इसको ई गवर्नेंस लगाया और उन्होंने करीब 1.5 साल तक सीखा और ऐसी के साथ। लेकिन अब हमारे करीब 90% जो कार्य है वो ऑनलाइन है, तो फिजिकल जो इंटरेक्शन वो खत्म हो गया। तो अब उससे आपको पेपर लेस हो गया, लोगों से इंटरेक्शन खत्म हो गया, कोई छुपा नहीं सकता, कोई इधर का नहीं कर सकता। तो ये हम समझते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। DN सिंह भारत की उम्र के लाल है। आज भी देश के बारे में उनके पास बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। वह कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है और स्वस्थ शरीर के लिए देश की जनता के बजट में दवा उपलब्ध हो सके ऐसा कुछ करना है। एक ही काम को अलग अलग विभाग बार बार करें तो देश की संपत्ति, वक्त और इंटेलिजेंस फोर्स का दुरुपयोग होगा। अच्छा हो वैसा विभाग अंडर वन अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट लेकर काम करे और मिलजुल कर काम करने से देश की उन्नति की स्पीड को तीव्र करें। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर हमें स्वस्थ रखा तो अभी हमें अपना जो बेस्ट देने का अभी समय बाकी है। हम ऐसा सोचते हैं कि एक चीज हमें वो जो फैसिलिटीज को इंटीग्रेट कर, हम डुप्लीकेशन के हमेशा खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ रिसोर्स लिमिटेड है। ये चीज भिन्न व्यक्ति को इंस्टीट्यूशन को करने का कोई मतलब है। सारी चीजों को कैसे अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला और कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये हमारा DN सिंह इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को एक यूनिक फार्माकोपिया कमीशन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, जहां हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइडर नेटवर्क और ट्रेनिंग सब एक जगह से ऑपरेट जनता को राहत। DN सिंह का फार्मूला रखा है जहां सुमति महासंपत्ति नाना, जहां सुमति महाविभूति निदाना। सच बोलना, परोपकार में विश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग ने DN सिंह को गांव से शहर और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। मेहनत, लगन और समर्पणता उनके जीवन का आधार है। यही कारण है उनके दोनों बेटे उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। DN सिंह ने अपने गुरु डॉक्टर नित्यानंद से तो प्रेरणा ली, जो पूरी तरह से जीवन में उतार दी। क्योंकि हमारे जीवन का जो अनुभव है उसमें हम ये मानते हैं कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत, अगर दो चीज पे आदमी अधिक है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको खिला पाए। अपने जीवन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज, क्योंकि झूठ बोलने से बढ़िया हमने ये सीखा, हमने अपने पिताजी से कहा कि अगर तो हम झूठ नहीं बोलेंगे तो जीवन यापन कैसे करें। इस बड़ी बात जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, वो प्रिंसिपल थे, तो जब छुट्टियों में जाते थे जिसपे कोई हम सालों साल पास किए, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें कन्विंस कर दिया कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम अच्छी जीवन यापन करोगे। DN सिंह ने बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ी, परंतु एक सैनिक की तरह देश के स्वास्थ्य के लिए हर पल संघर्ष किया और आज भी देश का यह सिपाही अपने काम में जुटा है। इंडियन फार्माकोपिया को विश्व का सर्वोच्च फार्माकोपिया बनाने में लगा है। अपने मिशन को सफल करने में आज भी DN सिंह जी जान से जुटे। देश की जनता इस सिपाही को देश की सेहत बरकरार रखने और हर व्यक्ति तक की पहुंच में दवा पहुंचाने के लिए नई नई खोज से देश को रोक करने के लिए सैल्यूट करती है। नहीं,
1 मिनट केवल और समय बचा है, जिसमें हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे, ये दिखाने का ये लक्ष्य था कि कैसे एक गांव का आदमी, आप सारे लोग गांव के होंगे, जो हमें देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से जो हमारे ऊपर बीती है वो आपके ऊपर भी बीतने वाली है। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता से काम करेंगे तो एक न एक दिन हमारी जितने लोग 100 लोग बैठे हुए हैं वो भारत के चमकते हुए सितारे बन के आएंगे। और इसी विश्वास के साथ हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि ईमानदारी से, सच्चाई से और झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलना बड़ा आत्मग्लानि देता है। हमने एक रजिस्ट्रार साहब अगर अनुमति दे तो हम इसकी एक कहानी और 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट हम ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि ये केस स्टडी है। देखिए, जब हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया थे तो मेनका गांधी जी, जो बहुत ही एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला हैं और वो हमारी किसी दूसरे विभाग की मंत्री थी, एक दिन उन्होंने फ़ोन करके हमारे जितने अधिकारी थे उनको बहुत ही डांट लगाई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग चोर हो, बदमाश हो, फलाने हो, ढिकाने हो, और हम पीएम साहब से कहा कि आज ही सब को जेल भिजवा देंगे, फलाने इंक्वायरी सेटअप कर देंगे। जब हम करीब 10 बजे अपनी ऑफिस में बैठे थे तो फिर उनका फ़ोन आया और उसी भाषा में उन्होंने हमें भी यही धमकी दी कि नहीं, आप चोर हैं, आप झूठ बोलते हैं और हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। करीब 2-3 मिनट तक फ़ोन पर उन्होंने ऐसी बात की। हमने कहा कि नहीं मैडम, आप बहुत बड़े घर की हैं, आप माननीय मंत्री जी हैं, हम आपकी सब चीज़ स्वीकार करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप चोर हैं और झूठ बोलते हैं, ये हम अस्वीकार करते हैं। तो और वो गर्मा गई और फ़ोन पे और करीब 3 मिनट उन्होंने झगड़ा किया होगा। हमने सुना, क्योंकि जब कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है तो आप बोल नहीं, अधिकारी बोल नहीं सकते हैं। हम सुनते रहे। फिर हमने कहा कि नहीं मैम, आप जो कह रही हैं बड़ी विनम्रता से हम पुनः अस्वीकार कर रहे हैं कि न हम झूठ बोलते हैं, न हम चोर हैं। तो उन्होंने बड़ा गरमा के कहा कि नहीं, 5 बजे आप हमारे घर पे उपस्थित होइए। हमने कहा कि तब हमारे सेक्रेटरी एक लव वर्मा जी, जो यहीं यूपी कैडर के ऑफिसर होते थे, IAS ऑफिसर, वो हमारे सेक्रेटरी थे। हम उनके पास गए और हमने कहा कि सर, माननीय मेनका गांधी जी हमारे अधिकारियों के साथ बड़ा मतलब दुर्व्यवहार की हैं। हर व्यक्ति को उन्होंने कहा कि नहीं, हम जेल भेज देंगे, आपके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करेंगे, आप ऐसे हैं वैसे हैं। और उसी तरह का हमारे साथ भी उन्होंने ऐसे ही व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि 5 बजे आप हमारे घर आइए, हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट मिनिस्टर बुला रहा है तो आपको तो जाना पड़ेगा। ये एक नियम होता है कि केंद्र सरकार में, कि अगर कोई माननीय मंत्री या माननीय मंत्री बुलाता है किसी अधिकारी को, अगर वो खुद बुलाया है तो जाना पड़ता है। हमने कहा कि सब जाएंगे, एक शर्त पे जाएंगे कि आप ऑफिस में बैठे रहेंगे। तो एक पहले, अब तो ये मोबाइल हो गया, उसमें मोबाइल नहीं होता था। मोबाइल होता था लेकिन सेक्रेटरी को पीएमओ से सीधा रैक्स मिला रहता था। जैसे ही फ़ोन उठाएंगे वो सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी और मंत्री उठाएंगे। तो हमने कहा कि सर, आप रैक्स पे बैठे रहेंगे ऑफिस में, और जैसे ही और एक आदमी दे दीजिए। तो हमारे एक डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, जो अभी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया अभी थे, वो थे। हमने कहा कि इनको साथ लगा दीजिए, हम उनके घर पे जाएंगे, लेकिन आप ऑफिस से नहीं हिलेंगे डुलेंगे। हमने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप पीएमओ को तुरंत सेंसिटाइज कर देंगे, और जो पुलिस स्टेशन है वो आप उसको सेंसिटाइज कर दीजिए, क्योंकि किसी अधिकारी को, कोई मंत्री हो, कुछ भी हो, मतलब वो मार नहीं सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। हमने कहा कि सर, हम जाएंगे। हम गए तो अपने अधिकारी को हमने कह दिया था कि भैया तुम बाहर खड़े रहना, हम अंदर जाएंगे, और जैसे ही कुछ ऐसे लगे कि कुछ झगड़ा हो रही है तो तुरंत तुम टेलीफोन से सचिव साहब को बता देना कि ये मामला गड़बड़ है, तो तुरंत पुलिस और इंटरवीन कर जाएगी। हम गए तो आपको ये बता रहे हैं कि जाने के बाद क्या फिर हुआ। हमें भी डर थी कि जाते ही वो गाली देंगी, हमें मारेंगी या कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर देगी। उनके घर पे अधिकारी कोई नहीं जाता था। वो जाता था कि नहीं, वो ज़रूर पिटाई कर देंगी, गाली दे देंगी। पिटाई क्या करेंगी, गाली, अरे तुम चोर हो, बदमाश, उल्लू हो, ये हो, ऐसा। हम गए, हम भी डर के गए। हम गाड़ी से अंदर गए, हमारा आदमी बाहर था।
जाने के बाद उनका ड्राइंग रूम में हम ड्राइंग रूम नहीं बाहर के कमरे में बैठे थे। आई मैडम, हमने खड़ा होकर कहा कि मैडम नमस्ते, उन्होंने कही ड्राइंग रूम में ले गई। हमें लगा कि अब कुछ बोलो वो, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप पहले अधिकारी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन पे 2 बार मना किया कि नहीं नहीं आप, हम चोर नहीं है और झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो हम समझ गए कि नहीं, ये जो अधिकारी है वो जो हमारी बात का इतना बहादुरी के साथ उत्तर दे रहा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। वो ले गई, अपने साथ बैठाई, और उसके बाद हमारा उनका संबंध भाई बहन का हो गया। हम कई बार उनके साथ मिले, कई बार उनके साथ काम किए हैं, हर जगह वो ले जाती थी। माननीय जेपी नड्डा जी हमारे मंत्री होते थे, तो जब वो आती थी तो उनसे बड़ा ही भिन्न तरीके से पेश आती थी, लेकिन वो कहती थी कि अगर जीएससी कह देंगे तो हम मान जाएंगे। तो जेपी नड्डा साहब हमें बुला के बैठाए रहते थे, जीएससी जब यहाँ रही है तो तुम हमारे पास ही रहना, और जो वो कहे तो मान लिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि कैसे उसको निस्तारण करते हैं। तो हमारा एक ही आपसे आग्रह है कि जीवन में कभी झूठ मत बोलिएगा, कभी चोरी मत करिएगा, और सच्चाई के साथ रखिएगा। और एक दिन हम खुद अपने को एग्जाम्पल करके आपके साथ कह रहे हैं कि आप एक दिन बड़े से बड़े सफलता प्राप्त करेंगे, अपने परिवार की, इस संस्थान के, गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।